गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यूएस प्रेसिडेंट और बाकी के G7 लीडर्स ने मिलकर जो है जर्मनी में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। अब ये इनिशिएटिव एक तरह से डायरेक्ट जो है वो एक तरह से अपोजिशन में है और अटैक कर रहा है हम जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके अगेंस्ट इसको लॉन्च किया गया है। तो इस इनिशिएटिव का प्लान ये है कि वो अगले 5 साल के अंदर 2027 तक $600 बिलियन जो है वो रेज करेंगे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स के लिए। और जो आपकी डेवलपिंग या पुअर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। अब इस $600 बिलियन में से 200 बिलियन जो है वो यूएस लेके आएगा। बाकी $400 बिलियन जो हैं वो बाकी के G7 कंट्रीज़ जो हैं 2027 तक कंट्रीब्यूट करेंगे। अब इसमें एक तरह से आप देखो तो कैच ये है कि गवर्नमेंट्स इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लाएंगी। उन्होंने प्लेज किया है कि वो प्राइवेट कंपनीज़ को पुश करेंगे इतनी इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि प्राइवेट कंपनीज़ इतना जो है वो क्या इन्वेस्टमेंट ला पाती हैं, खास करके ऐसे क्लाइमेट में जब इकोनॉमी जो है वो डाउन चल रही है। तो बेसिकली ये उस पर डिपेंड करेगा कि क्या प्राइवेट कंपनीज़ विलिंग हैं इन्वेस्ट करने के लिए या नहीं है। ठीक है, सो अब ये इनिशिएटिव जो है ये आपकी लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए लाया जा रहा है। पर्पज़ ये है कि क्वालिटी सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके जिससे कि सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई हो और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो, और इवन जो नेशनल सिक्योरिटी है मेंबर कंट्रीज़ की उसको भी एडवांस किया जा सके। अब ये पर्टिकुलरली टर्म नेशनल सिक्योरिटी इसलिए जो है वो लाई गई है क्योंकि चाइना के ऊपर ये एक्विजिशन लगता है कि चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू वहाँ के लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर डीप इन रोड्स बनाता है। जब वो डीप इन रोड्स बनाता है तो वो उनकी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, उनके डिजिटल जो है प्लेटफॉर्म्स को या डिजिटल इकोसिस्टम के अंदर वो इंट्रूड करता है। तो ये टर्म जानबूझकर बनाई गई है दिखाने के लिए कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तरह हम आपकी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। अब इसका 4 पिलर्स बनाए गए हैं। पहला है क्लाइमेट एंड एनर्जी सिक्योरिटी। ऑफ कोर्स क्लाइमेट क्राइसिस को डील करने के लिए ऐसे इन्वेस्टमेंट में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की जाएगी जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की जाएगी। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा ताकि जेंडर इक्वालिटी और इक्विटी आ सके, वेमेन की पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए क्रिएट की जा सके, वाटर और सैनिटेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि जेंडर गैप्स को क्लोज किया जा सके। फिर हेल्थ से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जाएगा इन कंट्रीज़ के अंदर जो कि पुअर या फिर डेवलपिंग है। अब इंडिया को इससे फ़ायदा होएगा क्या? ऑफ कोर्स एक इसमें स्पेशल प्रोग्राम अनाउंस किया गया है जो कि यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन चलाएगा। अब उसके अंदर जो है $30 मिलियन का प्रोग्राम है जिसका नाम है ओमनीवोर एग्रीटेक एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी फंड। अब ये फंड जो है ये ऐसे एंटरप्रेन्योर्स या ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा जो कि एग्रीकल्चर, फूड सिस्टम्स, क्लाइमेट या फिर रूरल इकोनॉमी में जो है काम कर रही हैं, ताकि फूड सिक्योरिटी को भी इंक्रीज़ किया जा सके और क्लाइमेट रेजिलियंस और क्लाइमेट अडेप्टेशन को इम्प्रूव किया जा सके। ऐसी स्टार्टअप्स या ऐसी कंपनीज़ में ये फंड इन्वेस्टमेंट देने वाला है। और जो स्मॉल होल्डिंग फार्म्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी ये फंड काम करने वाला है। तो इससे इंडिया को ऑफ कोर्स फ़ायदा होगा। अब चाइना के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो ऑफ कोर्स इस पूरे इनिशिएटिव का मोटिव ही ये है कि चाइना के इन्फ्लुएंस को कैसे कम किया जा सकता है, खासकर जो उनका बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो आपको पता है मेज ऑफ रोड, रेल और पोर्ट प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में चाइना द्वारा, ताकि उनकी इकोनॉमिक लीडरशिप जो है वो सिक्योर की जा सके। तो ओवरलैंड कॉरिडोर्स भी बनाए जा रहे हैं और मैरीटाइम रोड्स भी बनाई जा रही हैं, शिपिंग लेन्स भी बनाई जा रही हैं ताकि उन कंट्रीज़ में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा रादर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी द्वारा ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है वो 2018-19 और 2019-20 का निकाला गया है। इससे क्या होता है कि आपके स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जा रहा है। तो इसके अंदर 83 इंडिकेटर्स हैं स्कूल एजुकेशन के लिए, 6 कैटेगरीज में जिनको डिवाइड किया गया है। आउटकम्स, इफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजैक्शन, infrastructure facilities and students entitlement, school safety and child protection, digital learning and governance processes। इनको जो है आगे धीरे धीरे डिवाइड किया गया है अलग अलग इंडिकेटर्स पे,
और एम ये है कि स्टेट्स और यूटीज़ को बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करने के लिए इनकरेज किया जा सके, जैसे कि आपकी जो टीचर्स की ऑनलाइन रिक्रूटमेंट और ट्रांसफ़र हो सके, इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस हो सके टीचर्स और स्टूडेंट्स की। तो ऐसे ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स जो है वो प्रमोट करने के लिए इसको परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को निकाला जा गया है। अब ये इंडेक्स जो है 10 ग्रेड्स में जो है रैंकिंग देता है। तो सबसे हाईएस्ट ग्रेड जो है उसको उसका नाम रखा गया दक्ष। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट 90% से ज़्यादा पॉइंट्स स्कोर करेंगे इस कैटेगरीज में, तो उनको दक्ष जो है डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा। जो सबसे लोएस्ट है, जो मतलब 10% तक जो सिर्फ पॉइंट स्कोर कर पा रहे हैं, उनको हम आकांक्षी 3 कैटेगरी में डालेंगे। तो हमारे को गैप्स को आइडेंटिफाई करना है और अप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस करवानी है डिस्ट्रिक्ट में, स्कूल्स में डिस्ट्रिक्ट से, ताकि जो है स्कूल एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव हो सके। तो अब उसकी कुछ फाइंडिंग्स देखते हैं। तो सरप्राइजिंगली जो टॉप 3 परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो तीनों ही राजस्थान से हैं, जयपुर, सीकर और झुंझुनू। तीनों ने मोर देन 80% स्कोर किया है। तो मोस्ट ऑफ द इंडिया में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो उत्तम कैटेगरी में आते हैं। उत्तम कैटेगरी मतलब 61 से 70% उन्होंने स्कोर किया है। और प्रचेस्ट कैटेगरी में आते हैं, जो कि है 51 से 60% स्कोर की। राजस्थान सबसे टॉप पर रही है स्टेट, उसके बाद चंडीगढ़, कर्नाटका एंड झारखंड रहा है। और अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो पंजाब जो है वो टॉप पर था, फिर चंडीगढ़, केरला, अंडमान निकोबार एंड तमिलनाडु था। ठीक है। और 2018-19 की उस पर अगर हम देखें तो टॉप 5 अचीवर्स जो थे वो चंडीगढ़, गुजरात, केरला, दिल्ली एंड महाराष्ट्र थे। तो अगर देखा जाए तो राजस्थान ने बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है इन पिछले कुछ सालों के अंदर, इसीलिए उनके जो है ये परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो पाई है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। तो ये नीति आयोग ने एक रिपोर्ट लॉन्च की है, इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। इसके अंदर गिग वर्कर्स की जो है स्टेटस को जो है वो आइडेंटिफाई किया गया और कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि गिग वर्कर्स होते क्या हैं। तो गिग वर्कर्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो प्लेटफॉर्म वर्कर्स और नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो प्लेटफॉर्म वर्कर्स वो हैं जो कि किसी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐप या डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, जैसे आपके जोमेटो, स्विगी, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, डिलीवरी बॉयज़ हो सकते हैं। ठीक है। फिर नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स वो हैं जो आपके कैजुअल वेज वर्कर्स हैं, पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, फुल टाइम काम भी कर सकते हैं, लेकिन नॉन प्लेटफॉर्म, किसी प्लेटफॉर्म से एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है। तो गिग वर्कर्स वो है जो मतलब एक तरह से फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल पे काम कर रहे हैं। उनका ये जो जहाँ पर वो ये काम कर रहे हैं, जो गिग वर्क है, ये इनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बट हो सकता है कि वो कोई और रेगुलर जॉब भी करते हो। ठीक है। और उनकी लो से मिडिल लेवल ऑफ एजुकेशन हो सकती है। तो ये रिपोर्ट कह रही है कि अभी जो 7.7 मिलियन हमारे पास गिग वर्कफोर्स है 2020-2021 में, वो 2029-30 तक बढ़कर वो 23.5 मिलियन हो जाएगी। इसलिए उनको हम जो हमारा सोशल सिक्योरिटी कोड है उसके अंदर हमें सोशल सिक्योरिटी मेजर्स उनको एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। ठीक है। फिर इसमें कहा गया है कि करंटली 6.7% जो है नॉन एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स जो है हमारे गिग वर्कर्स ही जो है वो फॉर्म करते हैं, और टोटल लाइवलीहुड जो है इंडिया में उसका 4.1% जो है वो गिग वर्कफोर्स है। और अब इसको कहा जा रहा है, आई एम सॉरी, ये 2029 और 30 का आंकड़ा है। अब अभी का आंकड़े हम देखें तो सिर्फ 1.5% जो टोटल वर्कफोर्स है इंडिया की वो गिग वर्कफोर्स है। और इसमें कहा गया है कि जो हमारी करंट गिग वर्कफोर्स है उसमें 2.66 मिलियन वो गिग वर्कर्स हैं जो रिटेल, ट्रेड और सेल्स में काम कर रहे हैं। तो और 47% जो गिग वर्कर्स हैं वो मीडियम स्किल्ड जॉब्स में काम करते हैं। ठीक है। 31% लो स्किल्ड जॉब्स में काम करते हैं और 22% जो है वो हाई स्किल्ड जॉब्स में काम कर रहे हैं। सो रिकमेंडेशंस क्या दी गई है कि गिग प्लेटफॉर्म इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जा सके। तो उन्होंने कहा है कि इनको आप एक्सेस टू फाइनेंस दो, ऐसे प्रोडक्ट्स को जो कि स्पेशली प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए डिज़ाइन हो। फिर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को रीजनल और रूरल क्यूजीन, स्ट्रीट फूड, ये सब बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाकर दो, ताकि वो अपने जो है डायरेक्टली जो है अपने ये फूड को बेच सकें। फिर उनको वाइडर मार्केट एक्सेस दो टाउन्स और सिटीज़ का। फिर इसमें कहा गया है कि स्किल गैप्स को भी ब्रिज करने के लिए पीरियोडिकली असेसमेंट करो कि कितने हमारे जो है ये जो गिग वर्कर्स हैं ये कितने मीडियम स्किल जॉब्स में हैं, लो स्किल जॉब्स में हैं या हाई स्किल जॉब्स में हैं। उसी के ही बेसिस पर जो है प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर आप इनकी स्किलिंग कर सकते हो। फिर इवन स्किल्ड विमेन और पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ को भी ऑन बोर्ड करने के लिए आप कुछ इंसेंटिव्स जो है वो प्लेटफॉर्म बिजनेसेस को दे सकते हो।
ठीक है। सो ये कुछ रिकमेंडेशंस हमारी नीति आयोग की रिपोर्ट ने दिए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कियोतो होलोहन केस। तो ये केस आपको याद ही होगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। तो महाराष्ट्र का जो क्राइसिस चल रहा है इसलिए ये केस अब न्यूज़ में आ गया है। तो इस केस में क्या है कि पावर्स ऑफ द स्पीकर के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो आपको पता है कि पहले तो जो पावर्स ऑफ द स्पीकर थी कि डिस्क्वालीफाई करना है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर, वो एब्सोल्यूट होती थी एक तरह से, उसमें जुडिशियल रिव्यू का कोई स्कोप नहीं होता था। तो इसीलिए किसी ने जो है आपके पटिशनर्स जो है उन्होंने कियोतो होलोहन केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया और कहा कि क्या स्पीकर को इतनी पावर्स होनी चाहिए कि मतलब कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू से भी वो ऊपर उठ सकता है उनका डिसीजन। तो क्या ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को वॉलेट नहीं कर रहा है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि जब तक स्पीकर जो है वो डिसीजन नहीं लेता एंटी डिफेक्शन लॉ में तब तक हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, लेकिन जब डिसीजन ले लेता है स्पीकर उसके बाद हम जो है उसको जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी उन्होंने एक्सेप्शन ये रखी कि अगर स्पीकर सस्पेंड कर रहा है या फिर अनऑथोराइज्ड या अनजस्टिफाइड तरीके पर डिस्क्वालीफाई कर रहा है कुछ एमएलएस को या एमपीस को, उस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट उस एक्सेप्शन में जो है वो इंटरफेयर कर सकता है और स्पीकर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, तो यही महाराष्ट्र का क्राइसिस चल रहा है कि अभी डिप्टी स्पीकर ने जो रिबेल एमएलएस हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। तो इस केस में जो है इसीलिए कियोतो होलोहन केस का जो है वो एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था कि अगर अनजस्टिफाइड डिस्क्वालिफिकेशन की जा रही है तो उसको सुप्रीम कोर्ट जो है या फिर जो कोर्ट्स है वो रिव्यू कर सकते हैं। तो इसीलिए कियोतो होलोहन केस का ही जो है वो एक तरह से एज अ मॉडल केस दिखाया जा रहा है ताकि सुप्रीम कोर्ट में ये आर्गूमेंट्स रखते टाइम। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। तो चाइना के एग्रेसिव पुश के बाद चाइना जो है 10 आइलैंड पैसिफिक स्टेट्स के अंदर इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है। तो उसके ही मद्देनज़र रखते हुए यूएस और उनके अलाइज जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने इस पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक जो है इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। एक तरह से 5 नेशन का इनफॉर्मल मैकेनिज्म है। वो पैसिफिक आइलैंड्स को सपोर्ट करना चाहते हैं और ताकि वहाँ पर डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज उनके साथ बढ़ा सकें। तो उनके जो है 3 चीज़ों के ऊपर फोकस रखा है, प्रॉस्पेरिटी, रेजिलियंस और सिक्योरिटी। और ज़्यादा रिसोर्सेज वो जो है अपने अब वो डायरेक्ट करेंगे इन दीज पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज टू काउंटर द इनिशिएटिव, टू काउंटर द एग्रेसिव आउटरीच ऑफ चाइना। ठीक है, अब इसमें ये भी उन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 मेंबर्स ही इसके रहेंगे, ओपन है ये, कोई एडिशनल पार्टनर्स को ज्वाइन करना चाहते हो ये तो इसके अंदर जो है क्या क्या जो है कोऑपरेशन के लिए उन्होंने एरियाज़ रखे हैं। तो क्लाइमेट क्राइसिस, कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्टेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन, इन एरियाज़ में उन्होंने कहा है कि हम कोऑपरेट करेंगे पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स के साथ। ठीक है, अब चाइना का क्या रोल है इसके अंदर, पैसिफिक स्टेट्स में क्या कर रहा है चाइना? तो आपको पता है चाइना ने एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया था सोलोमन आइलैंड्स के साथ। अब उससे क्या हुआ है कि चाइना को एक्सेस मिल गया है उस एरिया में जो कि यूएस की आइलैंड टेरिटरी गुआम आइलैंड्स के पास है। बिल्कुल सोलोमन आइलैंड जो है आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास है। तो एक तरह से चाइना बिल्कुल उनके साथ में आ गया है। चाइना इवन जो है क्रूशियल शिपिंग लेन्स को भी जो है वो डोमिनेट करना चाहता है। इसी के लिए वो जो आपके आइलैंड कंट्रीज़ जो हैं आपकी पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ उनके साथ जो है वो अपनी सिक्योरिटी पैक्ट को भी बढ़ा रहा है। इवन अभी रिसेंटली फॉरेन मिनिस्ट्री वैंग ही जो है वो मल्टी नेशन टूर पर गए थे 10 पैसिफिक आइलैंड नेशंस में और उन्होंने कॉमन डेवलपमेंट विजन को साइन किया है। अब उसमें क्या कहा गया है कि इस एग्रीमेंट में कहा गया है कि हम ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के हम तरीक़ों को जो है वो अपनाएंगे और आपस में कोऑपरेट करके लॉ इन्फोर्समेंट कोऑपरेशन इन कंट्रीज़ के साथ करेंगे। तो एक तरह से सेमी सिक्योरिटी पैक्ट जो है ये चाइना ने इन आइलैंड कंट्रीज़ के साथ साइन कर लिया है। उसको काउंटर करने के लिए अभी हमने देखा पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट जो है यूएस और G7 कंट्रीज़ ने अनाउंस किया है। फिर हमने ये भी देखा था कि क्वाड के टाइम पर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी भी अनाउंस किया गया जिसका इंडिया भी पार्ट है। तो ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स लेकर चाइना का इन्फ्लुएंस को यूएस कम करना चाहता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चेस ओलंपियाड। तो पीएम मोदी जो है उन्होंने हिस्टोरिक टॉर्च रिले जो है 44th चेस ओलंपियाड की उसको इंदिरा गांधी स्टेडियम में लॉन्च किया है। तो ये जो टॉर्च है ये 75 सिटीज़ में लेकर जाई जाएगी अगले 40 दिन के अंदर
बिफोर इट्स फाइनल कल्मिनेशन एट महाबलीपुरम, जो कि चेन्नई में है। अब उसके बाद फिर इसको FIDE के हेडक्वार्टर्स स्विट्ज़रलैंड में लेके जाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार जो चेस ओलंपियाड है वो पहली बार इंडिया में हो रहा है। इंडिया जो है वो इस इवेंट में एक तरह से डेब्यू भी कर रहा है। आई एम सॉरी, इंडिया जो है वो इसको पहली बार होस्ट कर रहा है, लेकिन इंडिया इसमें बार बार पार्टिसिपेट करता रहा है सिंस 1956, जो कि मॉस्को में हुआ था। तब ये चेस ओलंपियाड, इंडिया तब से इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और पहली बार ये चेस ओलंपियाड जो है वो इंडिया में हो रहा है, तो इसलिए ये इस बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आपको पता है कि स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस भी आने लगे हैं UPSC में, तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सूर्य नूतन। तो इंडियन ऑयल और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने मिलकर इंडिजिनस इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम, जो कि जिसका नाम है सूर्य नूतन, उसको जो है वो डेवलप किया है। तो एक तरह से ये स्टेशनरी, रिचार्जेबल और ऑलवेज किचन कनेक्टेड इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम है। एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है जिसको इंडियन ऑयल के R&D सेंटर फरीदाबाद ने बनाया है। ये हाइब्रिड मोड में वर्क करता है, मतलब ये सोलर एनर्जी पर भी चल सकता है और बाकी ऑक्सिलरी एनर्जी सोर्स से भी चल सकता है। तो ये एक तरह से रिलायबल इसलिए बन जाता है क्योंकि जब तक तो आपके पास अच्छी सोलर एनर्जी आ रही है तब तक आप उसका यूज़ करोगे, जब नहीं आ रही है जैसे आपके मानसून के टाइम पे या एक्सट्रीम विंटर्स में, तब आप दूसरे सोर्सेज का यूज़ करते हुए, दूसरे एनर्जी कन्वेंशनल सोर्सेज का यूज़ करते हुए आप जो है इसका यूज़ कर सकते हो सूर्य नूतन का, ठीक है। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है और ये एक तरह से पेटेंटेड टेक प्रोडक्ट है इंडियन ऑयल का। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is partnership for global infrastructure. US President Joe Biden and other G7 leaders have formally launched this initiative in Germany during the G7 summit, and the aim is to provide infrastructural support to low and middle income countries, similarly to what the Belt and Road Initiative of China is doing. Of course, but there are differences because China is doing it for neo-colonial purposes, but this initiative is claiming to be different. So the plan is to raise about $600 billion for global infrastructure programs in poor countries by the year 2027. So for the next 5 years, $600 billion will be raised, and US would bring to the table $200 billion, and rest of the $400 billion would be brought by the other G7 countries. So this initiative has a catch, though. So the governments are not contributing this money because this money would be contributed by private companies and other institutions who may be associated with the government, like the US Development Finance Corporation. But the major focus would be on private investments, unlike China, who is investing through the government companies. So what is this initiative? So the aim is to meet the enormous infrastructure needs of low and middle income countries and to provide quality and sustainable infrastructure so that supply chains can be diversified, new opportunities could be created, and even national securities of these member states can be ensured. So why this focus on national security? You know that wherever China is investing through Belt and Road Initiative, there are accusations that China ingresses or transgresses rather into their security systems, including their digital ecosystems, and that may hamper the national security of the target countries. But this initiative is saying that we are going to respect your national security and we are rather going to advance your national security. So unlike China's Belt and Road Initiative, this one is claiming to be more secure. Okay, it is not going to fall you into a debt trap like China does for other countries, poor countries, and then claim military control over those countries. So the four pillars of this initiative are climate and energy security. So climate resilient infrastructure would be made through investments, digital connectivity, gender equality and equity. Of course, economic opportunities for women would be increased. Water and sanitation related infrastructure would be improved, and even health and security would be taken care of. So is India going to benefit from this scheme? Of course, there is a specific fund invested by the US International Development Finance Corporation. This fund's name is Omnivore Agri-Tech and Climate Sustainability Fund. So it will have up to $30 million available
for investing in entrepreneurs who are building the future of agriculture, food systems, climate, and rural economy in the country. And the aim is to increase food security and promote both climate resilience and climate adaptation. So the companies who are working in these fields, they would be able to get the investments from this fund, and it will also seek to improve the profitability and agricultural productivity of smallholder farms. So this initiative is to check China's influence in the developing world, because China is using the Belt and Road projects, the multi-trillion dollar projects, and constructing a maze of road, rail, and port projects to strengthen its economic leadership. So they are investing through overland corridors and as well as maritime roads. So this is what China is doing, and to counter it, this initiative of PGII has been launched. So the next topic is performance grading index. So Department of School Education and Literacy has released this performance grading index for districts for 2018-19 and 2019-20 period. So it assesses the performance of school education system at the district level. So it's a tool to grade all states and UTs on their performance across 83 indicators on school education, and these 83 indicators have been grouped into 6 categories: outcomes, effective classroom transaction, infrastructure, facilities and students entitlements, school safety and child protection, digital learning and governance process. So the aim is to identify gaps and design appropriate interventions at the school level, so that the disparity at the school level education can be bridged across the districts of the country. And that's why the districts have been graded into 10 grades. The highest grade, of course, is called Daksh, where the districts are scoring more than 90% of the total points, and the lowest grade in this index is called Akankshi 3, in which the districts are scoring less than 10%. Okay, so the findings are available also. So the top performing districts are all from Rajasthan: Jaipur, Sikar, and Jhunjhunu, and they have scored more than 80% overall in several parameters. Most of the districts in India fall under the Uttam and Prachesht 1 category, which is 61 to 70% and 51 to 60% score respectively. Rajasthan, of course, has become the top scorer state in the states category, followed by Chandigarh, Karnataka, and Jharkhand. Among the overall best performing states and union territories in 2019-20, they are Punjab, Chandigarh, Kerala, Andaman Nicobar, and Tamil Nadu. So basically, Rajasthan has shown tremendous improvement if we compare it with the last time when Chandigarh was on top. But now Rajasthan has come out of the woods, and now it has taken over this storm, and Rajasthan has come on the top in this index category. So these are the findings. So the next topic is India's booming gig and platform economy. So Niti Aayog has launched this report called India's Booming Gig and Platform Economy. So before analyzing this report, let us see who are gig workers. So basically, they can be classified into platform and non-platform workers. Platform workers are those gig workers whose work is based on online software, apps, or digital platforms. You know that, like Zomato and Swiggy, or even Amazon, Flipkart. So you can, these are just the famous ones that I'm talking about, but there are umpteen number of such online platforms. Non-platform gig workers are those who are casual wage workers, who are working part-time or full-time, and they prefer a flexible work schedule. And this platform work or this gig work is not their primary, so they could not be their primary source of work income, and they may be working in another regular job. Okay, so the key findings of this report are that this gig workforce is expected to expand to 23.5 million level from the current 7.7 million in 2020 and 2021. So that's why this report is recommending that we should extend social security measures for these gig workers also. By 2029 and 2030, it is expected that 6.7% of the non-agricultural workforce and 4, or we can say 4.1% of the total livelihood in India
will be contributed by gig workers, and currently the figures are 1.5% of the total workforce in India forms the gig workforce. About 2.66 million of gig workers are employed in the retail trade and sales, and 47% of them are involved in medium scale jobs. Okay, so what are the recommendations? So this report is recommending that we have to support the gig platform sector by giving them access to finance, so that specifically products can be specifically designed for these platform workers, and we can even create a platform so that these self-employed individuals can use that platform to sell their regional and rural cuisine, street food, etc., and they will have access to wider markets in towns and cities. Also, it is suggested that we have to bridge the skill gaps. We have to identify using periodic assessments and partner with platforms, identify the skills of these platform workers, and uh, reskill them, and even try to onboard the skilled women and persons with disabilities using incentives for those platforms who employ them. Okay, so these are some recommendations of this Niti Aayog report. So now the next topic is Kyoto Holohan case. So actually, you know that Maharashtra crisis has become the talk of the news now, and that's why this Kyoto Holohan case has been in news. So this case pertains to the powers of speaker with respect to anti-defection law. We already discussed about anti-defection law just a few days back, and under this anti-defection law, earlier there was a provision that the decision of the speaker is final and it is beyond judicial review. So that's why this Kyoto Holohan case was filed, and under this case, the petitioners argued that speaker should not have such broad powers, and it is against the doctrine of basic structure, because you are giving uh, unlimited powers to the speaker, and it is his or her decision. The speaker's decision is beyond judicial review. So. Because there is always a likelihood of bias, because the speaker could be from a political party, so there is a possibility of bias. So you cannot give unlimited powers to speaker in this case of anti-defection. So this was the case, and in Kyoto Holohan case, the Supreme Court said that the the judiciary would not be intervening until the speaker has taken the decision under the anti-defection law. So what it means, that judicial review would not be available if until the speaker has taken the decision of and on the anti-defection law. But there is an exception. In case there are allegations that speaker has uh, unauthorized or unfairly suspended some legislators, like the MLAs or MPs, or if the speaker has indulged in unfair disqualification of MLAs or MPs, in that case, those disgruntled or uh, MLAs could approach the judiciary for the judicial review of the decision of the speaker. Okay, so this is what is happening now in Maharashtra. The rebel MPs of Shiv Sena, they have approached the Supreme Court citing this Kyoto Holohan case, saying that the deputy speaker in this case, because the speaker's chair is vacant, the deputy speaker who is acting as speaker, this deputy speaker has unjustly disqualified them from voting, and that's why there is a need for Supreme Court to intervene and take the matters into the court. Okay, so that's why this Kyoto Holohan case has been in news. So the next topic is partners in the Blue Pacific. So after China's aggressive push in the Pacific Island area, US and its allies, Australia, New Zealand, Japan, and United Kingdom, they have launched this initiative called Partners in the Blue Pacific for efficient and effective cooperation. Okay, so this will be an informal mechanism, and the aim is to support Pacific Islands and to boost diplomatic economic ties in the region. So the aim is to direct more resources in this region to counter China's aggressive outreach, and even forge stronger ties with these Pacific Islands forum. Okay,
This Partners in the Blue Pacific initiative is saying that they are open to cooperating with additional partners. Of course, they are signaling that they are open to partnering with India also. And the aim is to enhance cooperation in areas like climate crisis, connectivity and transportation, maritime security and protection, health, prosperity, and education. So, under all these categories, these member states of Partners in the Blue Pacific, they will cooperate with the Pacific Island states. So why this all these initiatives are being launched? Because China is trying to transform its ties in the Pacific. They have recently signed a security pact with Solomon Islands in April, which gives them a direct access to the U.S. island territory of Guam, and it is just this Solomon Islands is just right next to Australia and New Zealand. China is also trying to dominate the crucial shipping lanes. So recently, even the foreign minister of China visited this multi-nation, 10 Pacific Island nations to sign this common development vision, in which the China wants to work with traditional and non-traditional security measures with these island states, so that they can expand the law enforcement cooperation. So it is kind of a semi-security pact with this 10 island countries. So as a counter, US is also not staying idle. It has launched this Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity during the Quad Summit. You know that we discussed about that also, and as recently as now, we have just discussed about this Partnership for Global Infrastructure Investment during the G7 summit. This initiative has been launched as a rival to China's Belt and Road Initiative. So the next topic is Chess Olympiad. So PM Modi has recently launched this historic torch relay for the 44th Chess Olympiad, which is going to be held in India, and this torch will be taken to 75 cities in a span of 40 days before its final culmination at Mahabalipuram near Chennai, and then later on it will be headed towards the FIDE headquarters, that is in Switzerland. So India is hosting this prestigious Chess Olympiad for the first time in its history. So India made its debut in the Chess Olympiad in 1956 when it was held in Moscow. So the next topic is Surya Nutan. So Indian Oil and Ministry of Petroleum and Natural Gas has developed this indigenous indoor solar cooking system named Surya Nutan. It's a stationary, rechargeable, and always kitchen connected indoor solar cooking system. It's a patented product from Indian Oil R&D Center of Faridabad. It works on a hybrid mode. So when there is ample sunlight, it would use solar energy. When there are situations or when weather conditions are not favorable, then of course it would use the other energy sources simultaneously. So basically, it would be able to work in all weather conditions and seasons, including when at the time when the sun is not available for long durations. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.